हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है अजय जागरान। इज़ इकोनॉमिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सकुशल होंगे अपने घर पे। तो बच्चों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग जो हमारी बुक कवर कर रहे हैं, बुक नंबर 2 है, जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मतलब क्या, देखो बच्चों, जो चैप्टर की थोड़ी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है वो आपको मैं बता देता हूँ। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि किसी भी डेटा को जिसको हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, क्योंकि जो पहले वाला चैप्टर था ना, इसे थर्ड चैप्टर, वो था कलेक्शन ऑफ डेटा। वहाँ पर हम लोगों ने डेटा को कलेक्ट कैसे करते हैं वो सीखा था। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हम डेटा को कलेक्ट कर चुके हैं। अब कलेक्शन तो हम लोगों ने उसको कर लिया, अब उसको अरेंज कैसे करें भाई, उसको रखना भी तो है। ठीक है, जैसे तुम्हारी यहाँ पर तुम्हारी अरेंजमेंट की जाती है। अब स्कूल में नीचे प्रेयर में सारे बच्चे इकट्ठे खड़े हो गए, क्या उन सबको इकट्ठे पढ़ा देंगे? नहीं, उनकी अरेंजमेंट करनी है भाई। जो कॉमर्स के 11th के यहाँ पे, 10th के यहाँ पे, साइंस के यहाँ पे, एसएसटी वाले वहाँ पे, मतलब ऐसे क्लास वाइज क्लासिफिकेशन कर देते हैं, बंटवारा कर देते हैं उनका, ताकि जो एक जैसे सब्जेक्ट जिनको पढ़ने हैं वो एक जगह, जिनको अलग पढ़ने हैं वो अलग जगह। जैसे 11th के सब्जेक्ट जिसको पढ़ने हैं वो सारे एक क्लास में आ गए, जिसको 12th के सब्जेक्ट पढ़ने हैं वो 12th क्लास में चले गए। अगर मिक्स करके बिठा देते तो 10th 11th 9th 10th सबको एक ही कमरे में बिठा देते और वहाँ पढ़ाए, क्या इजी पॉसिबल होगा? ऐसा नहीं भाई। और दूसरा, क्या सिस्टम रहेगा इसके बीच में? कोई सिस्टमेटिक मैनर होगा यहाँ पर? नहीं, कोई प्रॉपर अरेंजमेंट भी नहीं होगी। कल को हमें ही दिक्कत आएगी, कुछ को समझ में आएगा, कुछ को समझ में नहीं आएगा। ऐसा ही ऐसा हमारे साथ होता है। जब भी हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चे, कि डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। मतलब जैसे एक बात बता, एक और एग्जांपल शेयर करता हूँ आपके साथ। आपके घर पे कोई फंक्शन है, ठीक है, आपके फादर मदर भाई ब्रदर कोई भी आपका बड़ा उस फंक्शन को ऑर्गेनाइज करता है। भाई यहाँ पर टेंट लगेगा, भाई यहाँ पर खाने के लिए होना चाहिए, यहाँ पर बर्तन होंगे, यहाँ पर गाड़ियाँ पार्किंग हो जाएगी। एक प्रॉपर फंक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ऑर्गेनाइज करते हो उस चीज़ को, ताकि कल को हमें हर चीज़ एक सिस्टमेटिक तरीके से रहे और वो चीज़ें अच्छी भी लगें। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है। इस चैप्टर में कहता है कि इस शेप के अकॉर्डिंग, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जो बुकिश लैंग्वेज है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रेफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स। अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स, उसने कह दिया जो फिगर हम लोगों ने कलेक्ट की हैं उनकी अरेंजमेंट इन सच ए फॉर्म दैट, इस तरीके से, दैट कंपैरिजन ऑफ मास ऑफ सिमिलर डेटा मे बी फैसिलिटेटेड एंड फर्दर एनालिसिस मे बी पॉसिबल। कहता है कि हम उन फिगर्स को इसलिए अरेंज करते हैं और इस तरीके से अरेंज करते हैं ताकि जब बहुत सारा डेटा हो जाए उसका हम लोग ईजिली एनालाइज कर सकें, उसको अच्छे से उसको समझ सकें, पढ़ सकें और उसका कंपैरिजन कर सकें अदर डेटा के साथ। जैसे अब तुम्हारा कंपैरिजन होता है बच्चों कि तुम कॉमर्स के स्टूडेंट्स कितने मेरिट लेके आए, +1 आर्ट्स के कितने लेकर आए, +1 नॉन मेडिकल के कितने लेके आए, कंपैरिजन करते हैं क्योंकि सब डेटा एक जैसा है। वो सारे नॉन मेडिकल के हैं, तुम सारे कॉमर्स के हो, वो सारे आर्ट्स के हैं, ऐसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं। ठीक है, आगे कहता है कि देखो, एन इम्पोर्टेंट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज इनटू डिफरेंट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कहता है कि जो हम कंपैरिजन हम करना चाहते हैं उसके लिए जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों को करना है, जो ऑर्गेनाइजेशन करना है, उसका सबसे बेस्ट मेथड होता है डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब उनका बंटवारा करना इस तरीके से कि अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज, जैसे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है ना उसी को देख के। ठीक है, जैसे मेरे पास काफ़ी सारे फल रखे हैं भाई, कुछ मीठे फल हैं, कुछ खट्टे फल हैं, ठीक है, कुछ तीखे फल हैं, कुछ कड़वे फल हैं। मैंने उनकी क्लासिफिकेशन कर दी भाई, ये मीठे फल हैं, ये खट्टे फल हैं, ये कड़वे फल हैं, भाई ये तीखे फल हैं, मैंने क्लासिफिकेशन कर दी उनकी। जैसे आप लोगों की क्लास बांट रखी है, आपकी भी तो एक क्लास है 11th कॉमर्स सेक्शन डी, क्या उसमें सिर्फ एक ही बच्चा है? पूरी 11th क्लास है, उसमें 11th कॉमर्स के सभी बच्चे हैं, कोई 10 20 30 40 जितने भी बच्चे हैं ना, सारे उसी क्लास के अंदर बैठते हैं। ठीक है, तो इन सब बच्चों को एक ही क्लास नेम है जो रिप्रेजेंट करता है, वो 11th कॉमर्स रिप्रेजेंट करता है भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चों, क्या आगे कहता है, देखो हमारे पास कि व्हाट इज क्लासिफिकेशन। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि क्लासिफिकेशन क्या होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बच्चों
कि कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन बंटवारा करना, क्लासिफाई करना। मतलब क्या कि जैसे अब बच्चे बैठे हैं मेरे पास, कुछ बच्चे बैठे हैं, तो मेरे पास 25 से 30 बच्चे बैठे हैं। मैंने एक एज ग्रुप निकाला कि जो 10 से 15 साल के बच्चे हैं वो यहाँ बैठ जाएं, जो 15 से 20 साल के वो यहाँ बैठ जाएं, जो 20 से 25 साल के वो यहाँ बैठ जाएं। मैंने 3 से 4 क्लासिफिकेशन बना ली भाई। एक एज ग्रुप ये है, एक एज ग्रुप ये है और एक एज ग्रुप ये है। ठीक है भाई, एक बेसिक से डेफिनेशन, मैंने उनका बंटवारा कर दिया, उनकी क्लासिफिकेशन कर दी, उनकी क्लास बना दी, जैसे आपकी क्लास यहाँ पर बनाई गई है भाई। ठीक है, एक बुकिश लैंग्वेज है, कहता है देयर आर 200 फैमिलीज इन योर लोकेलिटी, कि आपके आस पड़ोस में मोहल्ले में 200 परिवार हैं। यू हैव टू कलेक्ट डेटा रिगार्डिंग टू देयर इनकम, एक्सपेंडिचर, एजुकेशन, रिलीजन, साइज ऑफ फैमिली एटसेट्रा। आपको उन 200 परिवारों का काफ़ी डेटा इकट्ठा करना है, उनकी फैमिली साइज क्या है, खर्चा कितना है, इनकम कितनी है, एजुकेशन क्या क्या है, धर्म क्या है उनका, साइज ऑफ फैमिली क्या है। ठीक है, बट दिस डेटा will be little use unless you know how many families are educated and how many are uneducated। पर आपके लिए ये डेटा अनयूज रहेगा जब तक आपको ये पता नहीं चलता कि कितने परिवार पढ़े लिखे हैं और कितने परिवार अनपढ़ हैं, क्योंकि ये वाला जो डेटा हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं ये तो पढ़े लिखे परिवार ही दे पाएंगे बहुत सारा डेटा भाई। ठीक है, एजुकेशन का, रिलीज का, साइज ऑफ फैमिली, वो सब वहीं से मैटर करेगा बच्चे। ठीक है, आगे कहता है कि भाई देखो नेक्स्ट स्लाइड पे कि ईच सच डिवीजन ऑफ डेटा इज कॉल्ड क्लास एंड द प्रोसेस बाय विच डेटा डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लास ऑन देयर बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी और डाइवर्सिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। कि जब हम उस डेटा का बंटवारा कर देते हैं, उस डेटा को अलग अलग भागों में तोड़ देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स के वाइज उनका डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, तब वो चीज़ें क्या कहलाती हैं बच्चे, वो क्लासेस कहलाती है, डिफरेंट क्लास कहलाती है। और कहता है कि डेटा डिवाइड इनटू डिफरेंट क्लास ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी, कि जहाँ पर एक जैसा डेटा हो। जैसे अब मेरे पास यहाँ पर 10 बच्चे बैठे हैं, मैंने पूछा बताओ भाई 15 साल के बच्चे कितने हैं, जिनकी एज प्रॉपर 15 है वो अलग हो गए, जिनकी एज 17 है वो अलग हो गए, जिनकी एज 20 है वो अलग हो गए। एक क्लास, एक मैंने जो डेटा सिमिलर था, अब डेटा सिमिलर, क्या डेटा सिमिलर भाई, तुम्हारी एज, उस एज के अनुसार सब अपनी क्लासिफिकेशन कर ली, सब अपने डिस्ट्रीब्यूशन कर ली भाई। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन भाई। ठीक है, आगे कहता है वो इन अदर वर्ड्स, देखो कि इन अदर वर्ड्स क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स। हम क्लासिफिकेशन में थिंग्स को, डेटा को अरेंज करते हैं आइदर एक्चुअली और नोशनली, कि या तो एक्चुअली या फिर नोशनली, इन ग्रुप्स में अरेंज करते हैं और क्लासेस में अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस एंड affinities and give expression to the unity of attributes and they may exist among the diversity of individuals। कि जो अलग अलग प्रकार का डेटा है या फिर एक प्रकार का डेटा है उनको हम लोग क्लास में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनकी ज़रूरत के हिसाब से। ठीक है, अब कहता है देखो कि हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट फीचर निकल के आए क्लासिफिकेशन के यहाँ से। पहला क्या, डेटा आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। हम डेटा को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं। ठीक है, 11th के ग्रुप एक, 12th का ग्रुप एक, 10th का ग्रुप एक, 9th का ग्रुप एक, ग्रुप में बांटा है। ठीक है, कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन पर्सन में बी क्लासिफाइड एज एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। जैसे हम लोगों ने जो एजुकेशन के बिहाफ पे हम लोगों ने एक बंटवारा किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं एजुकेटेड हैं और जो अनएजुकेटेड हैं। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पर शहर में टोटल 20 लाख लोग हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पानीपत शहर में टोटल 20 लाख लोग हैं। मैंने बंटवारा किया है उनका कैसे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एजुकेशन, उनकी पढ़ाई लिखाई के हिसाब से, कि भाई कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोग अनपढ़ हैं। मैंने उस पॉपुलेशन को कितने हिस्सों में बांट लिया, 2 हिस्सों में बांट लिया, जो एजुकेटेड हैं और जो अनएजुकेटेड हैं। दूसरा सबसे मेन फीचर है डाटा आर ग्रुप्ड और क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लास सिमिलैरिटीज, कि जो डेटा अलग अलग किया गया है वो क्लास सिमिलैरिटी के अनुसार किया गया है। ऑल सिमिलर यूनिट आर पुट इनटू वन क्लास एंड देयर सिमिलर चेंजेस क्लास आल्सो चेंजेस, कि जो एक जैसा डेटा है उनको एक क्लास में डाल दिया है, जो अलग डेटा है उनको उस क्लास से बाहर डाल दिया है भाई। ठीक है, तो हम लोग ऐसे डिवीजन करते हैं भाई। ठीक है, आगे कहता है बच्चों हमारे पास
कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्लासिफिकेशन के, मकसद क्या है हमारा, हम क्यों करते हैं ये सब, ठीक है, टारगेट क्या है। तो सबसे पहला टारगेट था सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, कि जो डेटा हम लोग इकट्ठा करना चाहते हैं वो सिंपल हो जाए। अब जब एक जैसा डेटा हम लोग एक जगह ले आएंगे, अलग तरह का डेटा अलग जगह ले जाएंगे, तो सिंपल हो जाएगा और ब्रीफ भी हो जाएगा, मेरे लिए समझना आसान होगा। हाँ भाई, मैं एक क्लास में आया, हाँ ये सारे बच्चे 11th क्लास के हैं, मुझे जो कुछ करना है 11th क्लास में करना है, ये सारे बच्चे 12th क्लास के हैं, मुझे जो कुछ पढ़ाना है सिर्फ 12th क्लास का पढ़ाना है, मुझे दिक्कत नहीं होनी उस चीज़ में। सेकंड पॉइंट में कहता है यूटिलिटी, कि जो डेटा हम लोग इकट्ठा करते हैं, अब उसको हम लोग अगर इकट्ठा कर लिया है वो यूटिलाइज भी होगा, वो इकट्ठा तो हो गया बच्चे, ठीक है, इकट्ठा तो हो गया। यूटिलिटी मतलब क्या, उसका यूज वैसे ही होगा, यूज इन द सेंस बच्चे कि वो कितना जरूरत, कितना फायदेमंद हो जाएगा। अब डेटा काफी सारा इकट्ठा डेटा है, मिक्स डेटा पड़ा है, उसका तो मैं क्या यूज करूंगा, ठीक है, उसका तो मैं क्या यूज करूंगा। यूटिलिटी तो तब हो पाएगी ना जब मुझे वो डाटा मेरे इस्तेमाल होने लायक होगा, और इस्तेमाल करने लायक मुझे खुद बनाना पड़ेगा उसको। वो कैसे, उसको क्लासिफाई करके, ठीक है। थर्ड पॉइंट में कहता है डिस्टिंक्टिवनेस, मतलब क्या, क्लासिफिकेशन रेंडर्स ऑब्वियस डिफरेंसेस अमंग डेटा मोर डिस्टिंक्टली, कि जो डेटा अलग अलग प्रकार का है उसमें डिस्टिंक्टिवनेस, उसमें जो अनेकता में एकता कहते हैं ना, अनेकता बना देते हैं। कैसे, एक सब चीजें जो एक जैसी हैं वो अलग कर दी, अब अलग चीजें अलग कर दी। मेरी बात का मतलब समझना, जैसे यहाँ पर सारे बच्चे बैठे हैं भाई, मैंने उन सभी बच्चों में से 11th कॉमर्स के बच्चे अलग निकाल के ले आया मैं, ठीक है, बाकी क्या हुआ, वहां पर और क्लासेस बच गई। वो अब क्या, जो 11th कॉमर्स के बच्चे आए हैं वो तो एक सिमिलर टाइप का डेटा हो गया, ठीक है, जो बाकी बच गए वो अलग प्रकार के हो गए, उनमें से फर्दर क्लासिफिकेशन और होगी, 9th के अलग, 10th के अलग, 8th के अलग। उससे क्या हुआ, डिस्टिंक्टिवनेस आ गई, सब में बंटवारा हो गया, ठीक है, एक जैसा अपनी जगह आ गया, अलग अलग दूसरी जगह चले गए, ठीक है। आगे है कंपैरेटिबिलिटी, कि जब डेटा को हम लोग अलग अलग कर देते हैं तो कंपैरिजन हो सकता है, और कंपैरिजन इजी हो जाता है, हम उसमें एक इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं, ठीक है। आगे है साइंटिफिक अरेंजमेंट, देखो अरेंजमेंट क्या, अब जो डेटा हम लोगों ने इकट्ठा किया उसकी अरेंजमेंट करेंगे, या तो हम लोग उसको असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, लोकेशन वाइज करेंगे, ज्योग्राफिकल एरिया वाइज करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर करेंगे, कैसे तो करेंगे, ठीक है। जैसे रोल नंबर बैठते तुम्हारे 1 2 3 4 5 6 7 रोल नंबर वाइज बैठते हैं, फिगर वाइज, ठीक है भाई, ऐसे बैठते हैं ना, नंबर वाइज, नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग बैठते हैं। लास्ट पॉइंट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि जब डेटा एक जैसा डेटा अलग हो जाएगा और सारा डेटा एक जैसा ही होगा तो वो अट्रैक्टिव तो लगेगा, सुंदर तो लगेगा, ठीक है, और इफेक्टिव भी होगा, क्योंकि मुझे वहां पर कुछ काट छांट की जरूरत नहीं है, मुझे दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है कि ये डेटा कॉमन है या फिर अलग है, ठीक है। तो ये इसके ऑब्जेक्टिव थे बच्चे। अब आगे हैं हमारे पास इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, ये क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक गुड क्लासिफिकेशन के, जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना उनके कुछ अच्छाइयां हैं, गुड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिवनेस, मतलब क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉ डेटा शुड बी सो कॉम्प्रिहेंसिव दैट each and every class item of the data get into some groups and class, no item should be left out, कि जो डेटा हम लोग इकट्ठा किए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या, उसको हम लोग इस तरीके से अरेंज कर देते हैं कि उसमें जो सारा डेटा है, जो डेटा है वो सारा का सारा आ जाए, और इस तरीके से आए कि उसको हम प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाए। ऐसा नहीं हो कि कुछ डेटा मैंने छोड़ दिया है, कुछ डेटा मैंने ले लिया है, ठीक है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब डेटा तो सारा का सारा आना चाहिए उसके अंदर, थोड़ा सा भी उसके अंदर से डेटा रहना नहीं रहना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए। जैसे तुम कॉम्प्रिहेंशन करते हो ना इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होती है ना, उस पैराग्राफ में ही सारी इंफॉर्मेशन होती है ना, तुमसे उसमें से कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, इनका आंसर निकालो। अब तुम्हें कहा जाता है कि ये कॉम्प्रिहेंशन है, मतलब क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है, तुम्हें वो डेटा बाहर निकालना है, सब डेटा समराइज करके वहां डाल रखा है, तुम्हें वहां से उसको निकालना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में कहता है क्लियरिटी, कि जब डेटा अलग अलग हो जाएगा, एक जैसा डेटा अलग है, अलग जैसा डेटा अलग है, जब डेटा को हमने ऐसे बांट दिया है कि सिमिलर टाइप का डेटा अलग जगह है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्लियरिटी हो जाएगी। मुझे यहाँ पर आना है, कुछ भी मैं स्कूल के बाहर हूँ, मुझे 11th क्लास में जाना है, तो मैं नीचे आके यही पूछूंगा 11th क्लास कहाँ है, मेरे लिए क्लियर है, उनके लिए भी क्लियर है जो पीएन होंगे कि सर 11th क्लास का रूम वो वाला है,
अब उससे क्या उनके लिए क्लियर है, क्योंकि सारे बच्चे 11th के तो वही बैठे हैं 11th कॉमर्स के, तो बड़ा सिर्फ क्लियर हो जाएगा। आगे है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जो एकता होती है, मतलब एक जैसा डेटा होता है। 10th क्लास में वर्ड सुना था ना होमोजेनिटी, होमोजीनियस, होमोजीनियस वर्ड सुना था ना बच्चे सभी ने, मतलब जो एक जैसा डेटा है। इस क्लासिफिकेशन में ऐसा ही तो होता है कि जो एक जैसा डेटा है जिसमें कोई फर्क नहीं है, उनको अलग, बाकियों को अलग। ठीक है। 4th पॉइंट में कहता है सूटेबिलिटी, कहता है द कॉम्पोजिशन ऑफ द क्लास मस्ट सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी, कि जो हमारी सूटेबिलिटी का मतलब क्या, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, मेन ऑब्जेक्टिव तो हमारा यही है कि उस डेटा की क्लासिफिकेशन हम लोग इसलिए कर रहे हैं, कल को अगर हमें कुछ क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं, कुछ हमें समझना है, तो मैं पर्टिकुलर उसी डेटा के पास जाऊं। ये नहीं कि मुझे फिर से पूरा छानबीन करना पड़े। अब मुझे पता है ये बुक है, इसमें 12 चैप्टर हैं, अब मुझे चैप्टर पढ़ना है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मैंने इंडेक्स देख लिया, मैं डायरेक्ट 4th चैप्टर ओपन करूंगा। अगर सब चैप्टर वाइज नहीं होता तो मैं देखता रहता पेज पलट के कि कहाँ पर आएगा डेटा, कहाँ पर आएगा डेटा, कहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिलेगी, मुझे कन्फ्यूजन हो जाती, मुझे पूरा डेटा बार बार ऐसे करना पड़ता। तो सूटेबिलिटी यहाँ मतलब क्या, कि जो क्वेश्चन हम लोग पूछना चाहते हैं, जो क्वेश्चन करना चाहते हैं, जिन चीज़ों के लिए हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, वो पूरी हो जाए यहाँ पर हमारी। और लास्ट आगे कहता है स्टेबिलिटी, मतलब क्या, अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन शुड बी बेस्ड ऑन द सेम सेट ऑफ क्लासिफिकेशन, के जो डेटा है वो स्टेबल होना चाहिए, सेम क्लासिफिकेशन हो। ये नहीं है कि क्लासिफिकेशन कुछ और कर दी, उसके अंदर डेटा कुछ और डाल दिया, नहीं, स्टेबिलिटी होनी चाहिए डेटा की। ठीक है। आगे है लास्ट पॉइंट हमारे पास इलास्टिक, कि डेटा हमारा इलास्टिक होना चाहिए, क्लासिफिकेशन हमारी इलास्टिक होनी चाहिए। मतलब क्या, क्लासिफिकेशन शुड बी इलास्टिक, देयर शुड बी स्कोप फॉर चेंज इन द क्लासिफिकेशन मैचिंग विद द चेंज इन द पर्पस और ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर स्टडी, कि जो हमारा पर्पस है स्टडी का, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसके अनुसार हम अपनी क्लासिफिकेशन को बदल सकें। भविष्य में कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं क्लासिफिकेशन को बदल सकूं, तो उसमें इलास्टिक भी होनी चाहिए। इलास्टिसिटी का मतलब होता है, इलास्टिक का मतलब होता है बच्चे कि उसको मैं कितना आसानी से चेंज कर सकता हूं। ठीक है। तुम लोगों ने सबको पता है पेंट में इलास्टिक होती है भाई, ठीक है, तुम लोग उसको डालते हो, अब जिसका साइज जैसा होगा वो उस वैसे ही अपना साइज ले लेगी। इतनी इलास्टिक, आप चाहे उसको खींच के इतना कर लो, खींच के इतना कर लो, रबड़ होती है, खींच के कितना भी कर लो, इलास्टिक है वो। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है हमारे पास, कैरेक्टरिस्टिक्स थे किसके, गुड क्लासिफिकेशन के बच्चे। ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड जय हिंद।